A man of compassion and sentiments, Robert Browning, and his dramatic monologue, My Last Duchess, is the topic of today's discussion. Friends, welcome back to my YouTube चैनल लिटरेरी आर्ट। मेरे लिटरेरी आर्ट के आज के इस YouTube सेशन में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग जी की एक पोएम। इसका टाइटल है माय लास्ट डचेस एंड दैट पोएम, दैट ड्रामेटिक मोनोलॉग वाज रिटन इन द विक्टोरियन एज and this poem is the representation of the place of the women in the Victorian era. Place of the women in the society in the Victorian era, how they were treated and what was the point of view of the people looking towards them, or how they used to criticize them, or how these women were treated in Victorian age. And that point is the main focus of the poem, or is the main focus of this dramatic monologue which had been composed by रॉबर्ट ब्राउनिंग। सो फ्रेंड्स, एक आयरनी है ये ड्रामेटिक मोनोलॉग उस टाइम के जो विमेन्स थी और उनको किस प्रकार से ट्रीट किया जाता था, किन नजरों से देखा जाता था, या फिर उनका काम होने के बाद किस प्रकार से उनको खत्म कर दिया जाता था। इस पर एक बहुत ही अच्छी तरीके से एक ड्रामेटिक मोनोलॉग रॉबर्ट ब्राउनिंग जी ने लिखा है और ये बहुत ही सुंदर ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसे कि आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल सी फ्यू पॉइंट्स अबाउट हिम. He was English poet and playwright whose dramatic monologues put him high among the Victorian period. And he was born on 7th May 1812 in London. और उनकी जो वाइफ थी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, शी वॉज ऑल्सो अ पोएटेस हु सपोर्टेड हिम थ्रू आउट हर लाइफ. सो इसी के साथ अगर हम उनकी अदर पोएम्स और प्लेस देखें तो उनके जो मेन थीम्स थे वो थे जेलसी, डेथ एंड वायलेंस एंड डिल्यूजन. अगर ये ड्रामेटिक मोनोलॉग आज का जो हम स्टडी करने जा रहे हैं माय लास्ट डचेस, वो भी देखें तो उसकी भी थीम है जेलसी. जेलसी है, डेथ है, और किस प्रकार से उसका मर्डर इस ड्यूक ने किया हुआ है ये हमें यहाँ पे दिखाई देता है. First of all, we shall see what is dramatic monologue. Dramatic monologue is a literary device which has been used by Robert Browning. Robert Browning ने यहाँ पे dramatic monologue का एक literary device यूज किया हुआ है और उस प्रकार से उसने वो पोएम लिखी है. What is dramatic monologue? Dramatic monologue is actually the 5-section poem, and it is written mostly in the iambic pentameters. This means that the lines contain 5 sets of 2 beats, and the first of which is unstressed and second of which is stressed. So there are certain examples in the poem which I shall mention as we continue with the poem. So see, apart from that, what we have to see is what type of poem this is. The poem is actually, as I have told you, that this poem is the representation of the Victorian era and how the women in those times were treated by the dukes or the kings. So यहाँ पे जो एक स्टोरी है वो मैं समराइज करती हूँ पहले, और उसके बाद हम लाइन बाय लाइन इसका डिस्कशन करेंगे. यहाँ पे एक इमिसरी या फिर एक जो द एजेंट ऑफ द किंग और एजेंट ऑफ द काउंट इज सेंट विथ अ मैरिज प्रपोजल ऑफ हिज डॉटर. तो एक दूत आया हुआ है राजा का इस ड्यूक के पास अपने राजा की बेटी का एक मैरिज प्रपोजल लेके, और उसे लगता है कि ये ड्यूक जो है वो शादी में इंटरेस्टेड है और इसीलिए वो यहाँ पे आया हुआ है. तो ड्यूक यहाँ पे क्या करता है कि वो बताता है उस एजेंट को जो कि अपने राजा के बेटी का मैरिज प्रपोजल लेके आया हुआ था, तो उसे बताता है कि इससे पहले मेरी 7 शादियां हो चुकी है
I had married to 7 duchess and all the 7 duchess are dead. So what was the reason behind that? He used to explain, but he explained in this dramatic monologue only the death of the 7th duchess. 7वीं जो डचेस थी उसकी रानी थी, तो उसकी डेथ किस प्रकार से हुई, किस कारण से हुई, इसी बात को इस ड्रामेटिक मोनोलॉग में उसने डिस्क्राइब किया हुआ है। तो देखते हैं वो क्या कहते हैं। सी, आई शैल रीड लाइन बाय लाइन और उसके बाद हम उसको स्टडी करते हैं। दैट्स माय लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल, लुकिंग एज इफ शी वेयर अलाइव आई कॉल। दैट पीस अ वंडर नाउ फ्रॉ पेंडॉल्स हैंड्स, worked busily a day and there she stands. Willard, please, you sit and look at her, I said. Fra Pandolf by design for never read. Strangers like you that pictured countenance, the depth and passion of its earnest glance. तो यहाँ पे वो जो अपने राजा का दूत है वो यहाँ पे आया हुआ है और ये जो ड्यूक है उसे बताता है कि किस प्रकार से एक पोर्ट्रेट वो दिखाता है और बताता है कि दैट्स माय लास्ट डचेस, 7th जो उनकी डचेस थी उसका एक पोर्ट्रेट, एक पिक्चर, एक पेंटिंग वो यहाँ पे दीवार पे जो है बनाई हुई। तो उसके ऊपर जो कर्टन है वो उसे ड्रॉ करता है और दिखाता है कि दैट्स माय लास्ट डचेस, 7th duchess, and this painting or this portrait has been made by Fra Pandolf. Fra Pandolf was the very efficient painter or what we can say a very efficient artist who had painted this portrait of 7th duchess और लास्ट डचेस ऑफ दिस ड्यूक। और उसने वो पोर्ट्रेट बनाया हुआ है और वो इतनी सुंदर तरीके से बनाया हुआ है कि उस डचेस की, उस रानी के सभी तरीके के एक्सप्रेशंस जो है उस पोर्ट्रेट में पोर्ट्रे हुए थे। तो वो यहाँ पे बताते हैं कि दैट्स अ पीस ऑफ वंडर नाउ फ्रा पेंडॉल्स हैंड्स। फ्रा पेंडॉल्स ने जो ये पोर्ट्रेट बनाया हुआ है ये एक पीस ऑफ वंडर है, एक चमत्कार है कि उसका इस डचेस का पूरे का पूरा एक्सप्रेशन इसमें पोर्ट्रे किया हुआ है या फिर पेंट किया हुआ है उसने। तो ये जो पोएम है एक इंस्पिरेशनल पोएम है जिसे कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने एक ड्यूक एंड डचेस ऑफ फेरेरा से मोटिवेट होके ये पोएम लिखी थी, जिसमें ये डचेस जो है फेरेरा की वो भी अपने 14 साल की उम्र में फेरेरा के ड्यूक से मैरिज करती है और 17 साल की उम्र में ही उसकी डेथ हो जाती है। तो देयर वर सर्टेन सस्पिशंस बिहाइंड हर डेथ and those suspicions were encountered throughout this dramatic monologue in the portrait of this lady or last 7th duchess. So friends, let us see. ये जो यहाँ पे ड्यूक एक पोर्ट्रेट दिखाता है वो था लास्ट डचेस का, जो कि उसकी 7th वाइफ थी, 7वीं रानी थी। और ये जो रानी है बहुत ही सुंदर थी और उसकी सुंदरता इतनी पॉपुलर थी, इतना एक क्या कह सकते हैं हम कि एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन था उसकी पर्सनालिटी में, उसकी खूबसूरती में, और जिसकी वजह से हर कोई उसकी तरफ अट्रैक्ट होता जाता था। और ये जो डचेस है उसका जो नेचर था वो बहुत ही अच्छा था। वो जितनी खूबसूरत दिखती थी उससे ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा उसका स्वभाव जो था वो उससे ज्यादा अच्छा था, क्योंकि अपने जो राज्य के जो भी लोग उसे मिलने आते थे, चाहे कोई महंगा गिफ्ट लेके आए या फिर कोई सस्ता या फिर कोई एक फूल भी लेके आए, तो उसे वो बहुत ही अप्रिशिएट करती थी, उसके साथ बहुत खुश होकर बात करती थी, उससे हाथ मिलाती थी और उसका हृदय बहुत ही खुशी से भर जाता था। तो कहीं ना कहीं पे ये सारी जो बातें थी उस ड्यूक को अच्छी नहीं लगती थी और वो यहाँ पे वो कहते हैं कि strangers like you that pictured countenance, the depth and passion of the earnest glance, but to myself they turn since none puts by the curtain I have drawn for you but I, and seem as they would ask me if they durst, how much a glance came there
So not the first. Are you to turn and ask that, sir? It was not. Her husband's presence only called that spot of joy and the Duchess' cheek perhaps. तो यहाँ पे जब ये ड्यूक जो है उस पोर्ट्रेट से वो कर्टन खींचता है, तो उस टाइम वो डचेस की पिक्चर जो है उस काउंट को दिखाई उस एजेंट को दिखाई देती है, उस दूत को दिखाई देती है, और वो देखते ही रह जाता है, उसे लगता है कि ये कितनी खूबसूरत है। तो ये बात यहाँ पे वो ड्यूक समझ जाता है और वो कहता है कि द राइट टू ड्रॉ दिस कर्टन इज ओनली टू मी. दैट मीन्स these lines are actually symbolical that how much possessive he was about the Duchess. एंड एक बात और यहाँ पे हमें जान लेनी है कि मरने के बाद भी उसका पोर्ट्रेट देखने की जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ उस ड्यूक को ही है. उसके ऊपर उसने एक पर्दा खींच रखा है और उस पर्दे को निकालने का जो पूरा अधिकार है वो भी सिर्फ और सिर्फ इस ड्यूक को ही है. तो ये बात भी हमें कहीं ना कहीं पे एक मेंटल मानसिक रूप से जो साइको लोग होते हैं या फिर बहुत ही पॉजिटिव होते हैं, तो उसके बारे में हमें जानकारी देता है ये लाइंस. और देखिए यहाँ पे वो कहता है कि हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली कॉल्ड दैट स्पॉट. उसके चेहरे पर या फिर उसके चेहरे पर जो ब्लश था, जो खुशी थी या फिर जो हंसी थी, जिसकी वजह से उसका चेहरा चमक रहा था या फिर एक ब्लश आया हुआ था, एक लाली आई हुई थी उसके गालों पर, तो वो जो थी, तो वो ये ड्यूक यहाँ पे कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझे देखने पर ही आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं हूँ. दिन भर Fra Pandolf, the painter, was present here, and it is not that this blush is due to me only. To whomever she used to see, she used to blush. तो ये बात जो है वो यहाँ पे उस ड्यूक ने उस डचेस को क्रिटिसाइज करने के लिए बोली है, ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है. आगे वो कहता है, Fra Pandolf chanced to say, her mantle laps over my lady's wreath too much or paint must never hope to reproduce the faint half flesh that dies along her throat. Such stuff was courtesy, she thought, and cause enough for calling up that spot of joy she had, a hurt, how shall I say, too soon made glad. Too easily impressed, she liked whatever she looked on, and her looks went everywhere. So वो आगे कहते हैं कि बहुत ही कॉमन चीजें उसे पसंद थी. She used to like very common things. Whoever used to meet her, she used to like it. Whatever they used to give her, that made her glad. That means बहुत ही माइनर चीज, माइनर गिफ्ट कोई लाए, एक गुलाब का फूल भी लाए या फिर कोई एक छोटा सा बैंगल लाए, तो वो बहुत खुश हो जाती थी और उसको ये नहीं करना चाहिए था. She showed courtesy towards whoever met her, and that was not actually liked by this duke. और वो यहाँ पे कहते हैं, he actually was annoyed that she liked everything that she looked at. जो कुछ भी वो देखती थी उसे पसंद आ जाता था. दिस मैन सीम्स मोर एंड मोर साइकोटिक. ये ड्यूक जो है वो बहुत ही साइकोटिक था, ऐसा यहाँ पे हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर हमें कोई अच्छी चीज लाके दे तो उसकी वैल्यू उस व्यक्ति के सेंटिमेंट से जुड़ी होती है, ना कि उसके प्राइस से. तो ये बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है. और वो जो ड्यूक है यहाँ पे उसे लगता है कि ये जो है एक डचेस है और उसे अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए, ना कि हर एक के साथ इतनी अच्छी तरह से घुल मिलना है, हंस के बात करना है, हाथ मिला के बात करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था. तो आगे वो कहता है कि she looked on and her looks went everywhere. Sir, it was all one. My favor at her breast, the dropping of the daylight in the west,
The bow of cherries some officious fool broke in the orchard for her, the white mule. She rode with around the terrace, all and each would draw from her like alike the approving speech, or blush at least. She thanked men good, but thanked somehow, I know not how, as if she ranked my gift of a 900 years old name with anybody's gift. Who would stop to blame this sort of trifling? तो यहाँ पे उसे लगता है कि she has to maintain the dignity of his 900-year-old family background. 900 साल पुराने अपनी खानदान की डिग्निटी जो है, प्रेस्टीज जो है, उसे कहीं ना कहीं पे इस डचेस को मेंटेन करना चाहिए था, ऐसा उसे लगता है। और इसी की वजह से हर व्यक्ति जो उसे मिलने आता था, उसे गिफ्ट करने आता था, उसके साथ एक दूरी उसे बनानी चाहिए, ऐसा उसे लगता था। कहीं ना कहीं पे उनके साथ डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए था, ऐसा उसे लगता था। लेकिन जो कोई उसे मिलने आता था, उसे वो बहुत ही हंस के बात करती थी, बहुत ही खुशी के साथ उसका जो कोई भी माइनर सा, अगर किसी ने चेरी के गार्डन से कुछ चेरीज उसको लाके दी हुई है, तो उन चेरीज को देख के भी वो खुश हो जाती थी। और अगर वो सफेद वाली घोड़ी देखे तो उसको देख के भी वो खुश हो जाती थी। उसी के साथ अगर ये ड्यूक कोई प्रेजेंट दे तो उसी प्रकार से वो प्रेजेंट लेते हुए ड्यूक से प्रेजेंट लेते हुए भी या फिर गिफ्ट लेते हुए भी वो उसी प्रकार से खुश हो जाती थी। तो उसे ऐसा लगता था कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन the behavior which she had made towards me and towards the other people, and that was the reason why he thought that she has to maintain the dignity of his 900-year-old family background. तो वो यहाँ पे कहते हैं कि कोई छोटी सी ज्वेलरी लाए, कोई फूल लाए या फिर कोई बहुत ही छोटे छोटे गिफ्ट लाए तो उसे वो खुश कर देते थे। तो ये बात बहुत ही बुरी उसे लगती थी। आगे वो कहते हैं कि even had you skill in speech which I have not, to make your will quite clear to such an one, and say just this or that in you disgust me, here you miss or there exceed the mark, and if she let herself be lessoned so, nor plainly set her wits to yours, forsooth, and made excuse, even then would be some stooping, and I choose never to stoop. Oh, sir, she smiled, no doubt, whenever I passed her, but who passed without much the same smile? This grew. I gave commands, then all smiles stopped together. There she stands, as if alive. Will it please you? Rise. We will meet. So he continues, the Duke continues to explain that he chooses never to stoop to discuss this with the Duchess. He says that whenever he passed by her, she gave very beautiful smile. But he says, to whom? See, she smiled, no doubt. But whenever I passed her, but who passed without the same smile? जो कोई भी उसके बाजू से पास हो जाता था, उसके साथ भी वो उसी प्रकार की सुंदर स्माइल देती थी। तो ये बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये जो सारी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं उसे बहुत ही ज्यादा खटकती है, और वो कहता है कि उसका जो बिहेवियर मेरी तरफ था, उसी प्रकार का बिहेवियर वो औरों के साथ करती थी, और वो मुझे बहुत ही खटकता था। तो एक अलग तरीके का रवैया या फिर अलग तरीके का बिहेवियर उसका मेरे साथ और बाकी के कॉमन लोगों के साथ होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं था। और इसीलिए वन डे ही सेज दैट this grew. I gave commands. Then all smiles stopped together. There she stands as if alive. तो एक दिन वो अपने सरदारों को बता देता है, अपने सिपाहियों को बता देता है कि इसका जो बिहेवियर है, उसका जो नेचर है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है और ये कहीं ना कहीं पे बंद होना चाहिए।
खत्म होना चाहिए, इट शुड कम टू एन एंड। और उसने अपने सिपाहियों को ऑर्डर दे दिया कि उसे मार दिया जाए, उसे खत्म कर दिया जाए। शी शुड कम टू एन एंड, ऑल दिस एक्टिविटीज विल कम टू एन एंड विथ हर। और ये बात जब सिपाहियों ने सुनी तो वो जाके उसे खत्म कर देते हैं। और उसकी याद में अब ये ड्यूक जो है एक पोर्ट्रेट बना देता है, जो कि फ्रा पेंडोल्फ ने वो जब जिंदा थी तब बनाया था, और उसे अपनी दीवार पे लटका देता है। लेकिन दीवार पे जो पोर्ट्रेट बनाया हुआ है उसे देखने का अधिकार भी सिर्फ और सिर्फ इस ड्यूक को ही है, इसलिए हर वक्त वो पोर्ट्रेट जो है वो पर्दे से ढका हुआ है, और उस पर्दे को ड्रॉ करने का जो राइट है वो भी इस ड्यूक को ही है। तो शी वॉज वेरी लवली, happy, or and a smiling person. It seems that the Duke commanded her in such a way as to make her stop smiling altogether. तो आगे वो कहता है, the company below then, I repeat, the count, your master's known munificence is ample warrant that no just pretense of mine for dowry will be disallowed, though his fair daughter's self, as I avowed at starting, is my object. Nay, we will go together down, sir. Notice Neptune, though taming seahorse, thought a rarity, which clause of Innsbruck cast in bronze for me. So, लास्टली वो एक तरीके से यहाँ पे जो ये दूत आया हुआ है दूसरे राज्य से अपने राजा की बेटी का मैरिज प्रपोजल लेके इस ड्यूक की तरफ, तो उसे वो कहता है कि आपने अब ये सारी स्टोरी तो सुन ली है, मुझे कुछ डाउरी तो नहीं चाहिए आपके राजा की तरफ से, लेकिन ये जो सारी चीजें जो घटित हो चुकी है वो फिर से घटित नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में बस ध्यान रखना चाहिए। और ये सारी चीजें मैं आपको इसी कारण से यहाँ पे बता रहा हूँ। दिस लास्ट सेक्शन ऑफ दिस पोएम रिवील्स the identity of Duke's listener. He is the servant of the count and मैंने जैसे कि आपको बताया कि वो मैरिज एक प्रपोजल लेके आया था, और यहाँ पे द ड्यूक सेज दैट दिस फेयर डॉटर इज हिज ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की तरह वो अपने पत्नी को देखता है, ये ड्यूक जो है। एंड ही ब्रिंग्स द मैन बैक डाउनवर्ड्स विथ हिम, एंड एज दे वॉक ही पॉइंट्स आउट द ब्रॉन्ज स्टैच्यू दैट वाज मेड स्पेशली फॉर हिम। द स्टैच्यू इज ऑफ नेपच्यून टेमिंग अ सी हॉर्स। तो जिस तरह से उसने यहाँ पे पूरी वो स्टोरी बताई, तो उस इमिसरी को या फिर उस सर्वेंट को लेके वो नीचे आता है, और नीचे आते समय यहाँ पे एक ब्रॉन्ज का पुतला है, और वो पुतला जो है वो नेपच्यून का है, गॉड नेपच्यून। गॉड नेपच्यून इज द गॉड ऑफ सी, एंड दिस सिंबलाइजेस द ड्यूक, एंड द सी हॉर्स सिंबलाइजेस द डचेस ही वुड एक्वायर। दैट मीन्स यहाँ पे जो ये स्टैचू है नेपच्यून का, दैट स्टैचू ऑफ नेपच्यून इज टेमिंग अ सी हॉर्स। अब यहाँ पे नेपच्यून कौन है? ये ड्यूक है, और ये जो सी हॉर्स है उसे ये नेपच्यून क्या कर रहा है? देख रहा है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, वो है सी हॉर्स, और ये नेपच्यून जो है वो क्या है? ये ड्यूक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे वो समझाता है कि मैं यहाँ पे नेपच्यून हूँ, और आपकी जो सुपुत्री आने वाली है मेरी घर पे, तो शी इज लाइक दैट सी हॉर्स विच विल बी माई ऑब्जेक्ट। सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु की तरह मैं उसे इस्तेमाल करूंगा, और अगर आपको एक्सेप्ट है तब ही आप इस मैरिज प्रपोजल को आगे बढ़ाए, ऐसा यहाँ पे वो उसे सुनाता है। और here the Duke views himself as a god। और जो उस काउंट की बेटी जो यहाँ पे मैरिज करके इस ड्यूक के यहाँ पे आने वाली है, तो शी मस्ट हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड ऑल द अनरिटन लॉज ऑफ दिस ड्यूक्स फैमिली बैकग्राउंड और फैमिली ट्रेडिशन।
दैट मीन्स जो अलिखित स्वरूप के इस खानदान के नियम हैं उन सभी को उसे फॉलो करना होगा, और जो चीज उसे करने के लिए कहा जाए सिर्फ वही चीज उसे करनी है, ये उस दूत को ध्यान में रखना है। और अगर वो लड़की ये सभी चीजें करती है तभी ये मैरिज प्रपोजल आगे बढ़ सकता है, ऐसी एक बात ये यहाँ पे कहते हैं। तो इस प्रकार की एक स्टोरी है। ये विक्टोरियन एज में जो विमेन्स प्लेस था सोसाइटी में, इसके बारे में एक आयरनी यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउनिंग जी ने शो करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका यहाँ पे उन्होंने यूज किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि आप सभी को ये जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है क्या है, ये लिटरेरी डिवाइस क्या है, ये भी समझ में आया होगा, और ये जो पोयम है उसकी थीम भी समझ में आई होगी। इसका जो नरेशन है जो कि इस ड्यूक ने किया हुआ है, तो वो भी कहीं ना कहीं पे आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।